हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाने जा रहे हैं। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या एबनॉर्मल मोलर मास, हम इस पर चर्चा जो है कुछ देर के बाद हम करते हैं। इसको इरेगुलर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं या एक्सेप्शनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जानते हैं, मालूम है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्या डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम डिजॉल्व करते हैं। सॉल्यूट को अगर डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो जो पार्टिकल्स होता है उसी पर डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, बढ़ेगा। ये जो है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। अब आइए देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़े, 4 होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आपका आता है PO माइनस PS बाई PU, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका डेल TB होता है। तो ये आप जानते हैं KB इंटू मोलालिटी। तीसरा प्रॉपर्टीज है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल TF से डिनोट करते हैं। ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये आता है KB इंटू, ये KB नहीं होगा सॉरी, KF इंटू मोलालिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट करते हैं। ये आता है CRT या MRT, CRT या MRT। तो देखिए ये जो है ये चारों क्या है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब आइए देखिए इसमें अगर हम चलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल मोल्स, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होगा N+N। आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है। नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बाय मोलर मास, मोलिकुलर वेट, मोलर मास। तो इस हालत में आप देखते हैं कि मोलर मास कहाँ रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ अगर मोलालिटी अगर हम देखते हैं, मोलालिटी का क्या फार्मूला होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट I/1000 बाई मोलर मास यानी मोलिकुलर वेट I/टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका हुआ मोलालिटी। इसमें भी मोलर मास जो है नीचे आ रहा है, इसमें भी मोलर मास जो नीचे आएगा। कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन होता है मोल। अब वॉल्यूम को किस में ले, लीटर में ले लेते हैं, यानी जिसे डिवाइड कर देते हैं 1 लीटर हो जाता है मोल पर लीटर। मोल होता है वेट बाय मोलर मास। तो इसमें भी क्या हो रहा है, मोलर मास क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इस हालत में देखिए ये चारों के चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तब इस हालत में हम लिख सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये चारों जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई जो है मोलर मास, ये रॉल्स लॉ है। अब यहाँ देखिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो निकलता है
हम तो यही इस पॉइंट पर आएंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें देखिए डायरेक्ट हम वैल्यू अगर हम निकालते हैं रखते हैं तो इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा? तो इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। शॉर्ट फॉर्म में इसे कैलकुलेटेड लिखते हैं, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या इसको लिखते हैं थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें जो मोलर मास जो निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं, जो मोलर मास निकलता है वो कौन सा मोलर मास होगा? कैलकुलेटेड मोलर मास, या नॉर्मल मोलर मास, या थ्योरेटिकल मोलर मास कहते हैं। कब? जब सल्यूट का, जब इसमें जो है जो वैल्यू हम बोल रहे हैं कि ये जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड है या नॉर्मल या थ्योरेटिकल है, जो मोलर मास जो निकलता है वो कैलकुलेटेड, नॉर्मल या थ्योरेटिकल कब होगा? जब सल्यूट का डिसोसिएशन एसोसिएशन न हो। अगर सल्यूट को हम डिजल्व करते हैं सॉल्वेंट में, अगर सल्यूट का डिसोसिएशन नहीं होता, माने वो टूटता नहीं है या जुटता नहीं है, एसोसिएशन मीन्स जुटना या जुटता नहीं है, उस केस में जो वैल्यू निकलता है, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकलेगा, यानी डेल टी भी निकालते हैं एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या डेल टी एफ, न्यूमेरिकल में डेल टी एफ निकालते हैं, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर भी निकालते हैं, जो वैल्यू होगा वो क्या होता है? वो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। हम क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में कह देता है कि डेल टी बी आप निकालिए, डेल टी बी, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो डेल टी बी हम निकालते हैं वो जो वैल्यू आता है, या क्वेश्चन में कह देगा कि मोलर मास निकालिए, तो जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? कैलकुलेटेड, नॉर्मल या थ्योरेटिकल। कब बोलेंगे? जब सल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन न हो। हम इसमें नोट करा देते हैं, हम ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या मोलर मास को कैलकुलेटेड, नॉर्मल या थ्योरेटिकल कब बोलेंगे? इफ देयर इज नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन सॉल्यूशन जब बनाते हैं, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन न हो, उस हालत में जो वैल्यू हम निकालते हैं, पाई का वैल्यू निकालते हैं, डेल टी बी, या ये वैल्यू निकालेंगे, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू जो निकालते हैं, कोई एक निकालते हैं, डेल टी बी निकालें, डेल टी एफ निकालें, वो जो वैल्यू होता है वो कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल होता है, रॉल्स लॉ के आधार पर निकालते हैं। उस हालत में इस फार्मूले में हम मोलर मास भी निकाल देते हैं। इस सब में फार्मूले में हम बताए हैं कि इसको हम मोलालिटी को हम वेट, मोलिकुलर वेट में चेंज करके हम जो है मोलर मास में निकालते हैं। तो जो वैल्यू निकलता है वो जो होता है थ्योरेटिकल होता है, कैलकुलेटेड, या उसको नॉर्मल भी कहते हैं। कब? ये जो वैल्यू होगा जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन न हो, यानी मीन्स हुआ कि सल्यूट का एसोसिएशन डिसोसिएशन कब नहीं होगा? जब सल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। जब सल्यूट क्या हो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दैट इज, हम लिख सकते हैं सल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा हो गया? जैसे आपका कौन सा हो गया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट में यूरिया आया, यूरिया का मोलर मास 60 होता है। शुगर आया 342 होता है। इसका जैसे सुक्रोज ले लेते हैं, सुक्रोज शुगर एक ही चीज़ है। अगर ग्लूकोज हम ले लेते हैं, ग्लूकोज, तो इसका होता है 180 आता है। ये जो वैल्यू है ये सब देख रहे हैं ना। अगर हम यूरिया का, अगर यूरिया, ये सब शुगर, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता। अगर मोलर मास यूरिया का कहता है
तो इस फॉर्मूले से अगर हम निकालते हैं तो 60 के आसपास आएगा, तो वो नॉर्मल वैल्यू होगा। अगर सुक्रोज का शुगर का निकालते हैं तो लगभग 342 के आसपास आएगा इस फॉर्मूले से अगर हम निकालते हैं। बाकी वैल्यू दिया रहेगा, डेल टीबी का वैल्यू दिया रहेगा, केबी का वैल्यू दिया रहेगा, वेट मालूम होगा, सॉल्वेंट का वेट मालूम होगा। मोलालिटी के केस में या मोलालिटी है तो इसका फॉर्मूला हम चेंज करेंगे, है कि नहीं, मोलर मास निकालने के लिए। तो उस हालत में हम इसको जैसे चेंज हम कर सकते हैं, जैसे डेल टीबी बराबर क्या होगा, ये केबी इंटू मोलालिटी को वेट डब्ल्यू इंटू 1000 बाई मोलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, इस फॉर्म में निकालते हैं तो ये सब वैल्यू दिया रहेगा। मोलर मास निकालना पड़ेगा। अगर यूरिया है तो उसके 60 के आसपास आएगा। तो वो जो वैल्यू होगा, क्योंकि इसका एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता है, वो वैल्यू कौन सा है, नॉर्मल वैल्यू बोल सकते हैं, थियोरेटिकल या कैलकुलेटेड। कहने का क्या मकसद हुआ कि अगर कोई भी हम सोल्यूट ले लेते हैं, अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसका डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है, तो जो वैल्यू इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम निकालेंगे, पाई निकालें या डेल टी एफ निकालें, डेल टी बी या पी ओ माइनस पी एस बाई पी ओ, ये वैल्यू निकालते हैं। वो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा वो नॉर्मल, कैलकुलेटेड या थियोरेटिकल होता है। या मोलर मास हम निकालें, बाकी वैल्यू दिया रहेगा, वो मोलर मास क्या होगा, कैलकुलेटेड, नॉर्मल और थियोरेटिकल। किस कंडीशन में एबनॉर्मल वैल्यू मिलेगा, इर्रेगुलर वैल्यू मिलेगा, अगर सल्यूट का, अगर जो सल्यूट हम लेते हैं सल्यूट, अगर उसका डिसोसिएशन हो जाए, अगर उसको सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं सल्यूट को, तो अगर वो डिसोसिएट करे या एसोसिएट करे, तो उस हालत में जो वैल्यू प्राप्त होता है वो नॉर्मल ना होकर क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। जैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं, अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन न हो तो उस हालत में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें जो हमने निकाला या मोलर मास निकालते हैं, उस वैल्यू को कैलकुलेटेड, नॉर्मल या थ्योरेटिकल कहते हैं। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा, तो अगर डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा, उस हालत में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। तो बढ़ेगा घटेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, चेंज करेगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज अगर करता है, तो अगर ये बातें ये इन्वर्सली है, अगर ये चेंज करेगा तो ये भी क्या होगा, चेंज करेगा। तो जो वैल्यू, अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद जो वैल्यू आएगा, मोलर मास हो या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू आएगा, वो नॉर्मल नहीं बोलते हैं, उसको ऑब्जर्व मोलर मास बोलेंगे या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या मोलर मास कहते हैं। देखिए आगे हम चलते हैं। देखिए ये एबनॉर्मल की तरफ हम जा रहे हैं, माने नॉर्मल वैल्यू ना मिले। अगर मान लें कि जो है, अगर एसिटिक एसिड अगर हम लेते हैं, एसिटिक एसिड, इसका मोलिकुलर वेट आप एटॉमिक वेट को जोड़कर निकाल सकते हैं। तो इसका कार्बन का कितना हो गया, 12 दूना 24 हो गया, 132 हो गया, 4 हाइड्रोजन है, 8 2 10 और 3 2 5 है। इसका मोलिकुलर वेट मोलर मास 60 आता है। लेकिन ये है इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है। अगर मान लें कि सॉल्वेंट में ले लेंगे, वाटर में ले लेंगे, तो डिसोसिएट करता है। अगर सॉल्वेंट को अगर चेंज कर देते हैं, सॉल्वेंट चेंज करेगा, तो उस हालत में ये एसोसिएट कर जाएगा, ये जुट जाता है। 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुट करके एक बिगर मॉलिक्यूल बन जाता है, यानी 2 से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब ये 60 नहीं आएगा। अगर इसका अगर हम निकालते हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का जहाँ पर एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है, तो जो वैल्यू आएगा वो
60 के आसपास, 60 के नहीं होगा। क्या होगा, या तो 60 120 आ जाएगा या 30 आ जाएगा, यानी दुगुना हो जाएगा या हाफ हो जाएगा। तो जो वैल्यू प्राप्त होगा है कि नहीं, डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद, वो वैल्यू जो है एबनॉर्मल होती है, ऑब्जर्व उसको बोलते हैं, या ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलेंगे उसको। जैसे देखिए, हमने इसके पहले हमने बताया कि अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन न हो तो जो वैल्यू होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू होती है, या मोलर मास जो निकालते हो नॉर्मल मोलर मास होता है। इन केस ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन, ऑफ सल्यूट, अगर एसोसिएशन और या डिसोसिएशन हो, देखिए डेट इज हम लिख सकते हैं, डेट इज तो सल्यूट पार्टिकल्स क्या होगा, चेंज करता है। डेट इज अगर एसोसिएशन होगा, हम इस पर फिर एक्सप्लेन आगे हम कर रहे हैं कि एसोसिएशन होता है तो सल्यूट पार्टिकल्स में कैसे कमी आती है, डिसोसिएशन होता है तो सल्यूट पार्टिकल्स कैसे बढ़ता है, इस पर हम चर्चा करते हैं आगे। तो यहाँ एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, सल्यूट पार्टिकल्स क्या करता है, उसमें चेंज करता है। दैट इज सल्यूट पार्टिकल्स चेंजेस। अगर सल्यूट पार्टिकल्स चेंज करेगा तो सल्यूट पार्टिकल्स पर क्या डिपेंड करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। अगर सल्यूट पार्टिकल्स चेंज करेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी मोलर मास, चूँकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है 1 मोलर मास होता है। अगर नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स चेंज करता है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है सल्यूट पार्टिकल्स पर, तो यहाँ अगर जो है सल्यूट पार्टिकल्स अगर चेंज करता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, चेंज करेगा। उस हालत में मोलर मास भी क्या होगा, चेंज करता है। कोलिगेटिव सल्यूट पार्टिकल्स चेंजेस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या मोलर मास चेंजेस। तो यहाँ पर जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डेल टीवी हुआ, डेल टीएफ हुआ, पाई हुआ, या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, ये वैल्यू क्या करता है, ये चेंज करेगा। मोलर मास भी क्या होगा, चेंज करता है। तो ये वैल्यू जो निकलता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू निकलेगा या जो मोलर मास का जो वैल्यू निकलेगा, उस वैल्यू को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब यहाँ पर जो मोलर मास या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है निकलता है, उस वैल्यू को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड, या इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पर OBS यहाँ EXPS लिखा। तो जो यहाँ पर देखिए, अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा तो उस हालत में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकलता है, आप डेल TF निकालिएगा क्वेश्चन में, या डेल TB निकालते हैं, या पाई का वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू क्या होगा, ऑब्जर्व वैल्यू होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा। या मोलर मास अगर निकालते हैं, वो मोलर मास नॉर्मल ना होकर क्या होगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा या एक्सपेरिमेंटल मोलर मास होगा। तो इस हालत में ये दोनों वैल्यू जो क्या होगा, दोनों डिफर होगा, यानी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये बराबर नहीं होगा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। या हम लिख सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड मोलर मास नॉट इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास ये बराबर नहीं होगा।
देखिए, अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन न हो तो उस हालत में देखिए होता है जो वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकलता है या मोलर मास हम निकालते हैं वो नॉर्मल होता है। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा तो उस हालत में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा उसको कहते हैं ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या ऑब्जर्व मोलर मास। ये दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम नहीं होगा, डिफर होगा। कैसे? अब हम यहां दिखा रहे हैं कि अगर डिसोसिएशन होता है तो कैसे वो क्या ऑब्जर्व जो मोलर मास होगा या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा नॉर्मल से कैसे चेंज करता है, डिफर होता है। हम कोशिश करते हैं इसमें बताने के लिए कि अगर सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो तो ये दोनों वैल्यू क्या होता है, डिफर कैसे होता है, इसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसमें जो है ये ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से डिफर होता है, बराबर नहीं होता है। या मोलर मास जो है ये दोनों क्या होगा, नॉर्मल मोलर मास जो निकलता है जब एसोसिएशन डिसोसिएशन न होता है वो जो वैल्यू निकलेगा है कि नहीं, वो इसके बराबर नहीं होगा, डिफर होता है। अब ये कैसे डिफर होता है, अगर डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो तो ये वैल्यू कैसे नॉर्मल से डिफर हो जाता है, हम इसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट का क्या हो, अगर डिसोसिएशन होगा तो उस हालत में ये क्या होगा, इससे क्या होगा, वैल्यू डिफर होता है। डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट का डिसोसिएशन होता है इसका मानी हो गया कि सॉल्यूट क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। हम लिख देते हैं इसमें सॉल्यूट क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में जैसे हुआ एसिड हुआ जैसे ACL ले लेते हैं, बेस हुआ NaOH, सॉल्ट हुआ NaCl, ये सब जो है इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर ये सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इसको हम डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में तो इसका डिसोसिएशन होता है। जैसे देखिए अगर HCl को हमने एक्वस डिजॉल्व किया तो ये टूटेगा किस में, 1H प्लस Cl माइनस। NaOH को अगर डिजॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये टूटता है Na प्लस क्या होगा, Cl माइनस। मोल कॉन्सेप्ट में 4 सेपरेशन हम बताए थे, आप वहाँ देख सकते हैं। बहुत से स्पेसीज का जो है हम जो है अलग अलग किए थे आयंस में, आप वहाँ देख सकते हैं। NaCl अगर लेते हैं, NaCl का अगर डिजॉल्व करते हैं पानी में तो ये टूटेगा तो क्या मिलता है, Na प्लस Cl माइनस। तो कहने का मकसद ये है कि हमने यहाँ 1 मोल लिया तो कै मोल बना, 1 मोल ये आयन बना, 1 मोल ये बना, 2 मोल्स बना। अब मोल्स और पार्टिकल एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होता है, 1 मोल में n पार्टिकल्स होता है। अगर सिंपल रूप में लें तो 1 मॉलिक्यूल 2 आयंस, अगर 1 मॉलिक्यूल लेते हैं तो कितना बनता है, 2 आयंस बनता है। यानी 1 पार्टिकल, अगर इसको हम मान लें 1 पार्टिकल तो यहाँ कै को मिला, 2 पार्टिकल्स। तो कहने का मकसद ये है कि 1 पार्टिकल लिए बना कितना, 2 पार्टिकल्स। अगर 10 पार्टिकल्स अगर लेंगे तो क्या होगा, 20 पार्टिकल्स। या नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया, डबल हो गया, दुगुना हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ क्या हो रहा है, डबल हो गया। हमने अगर मान ले के देखे इसमें से अगर इलेक्ट्रोलाइट को अगर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पर तो 1 से कितना मिल रहा है, 2। अगर 100 मॉलिक्यूल्स होगा तो वहाँ पर कितना होगा, 200 आयंस बन जाएगा। यानी 100 पार्टिकल्स लेंगे तो वहाँ पर कितना हो जाएगा,
200 पार्टिकल्स मिलेगा, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ डबल हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ डबल हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, यहाँ पर डबल हो जाएगा। उस हालत में मोलर मास कितना होगा, देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है प्रोपोर्शनल होता है 1 मोलर मास। अगर डिसोसिएशन हुआ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताइए, 1 पार्टिकल से 2 पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पर क्या हो जाएगा, डबल हो गया। तो उस हालत में मोलर मास क्या होगा, आधा हो जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहां पर देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है किस पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। हमने लिया 1, अब बन गए कितना, 2, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल न हुआ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गया। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो हम तो लिए थे कितना, हम तो लिए थे मान लें कि यहाँ पर 10, अब मिल गया कितना, 20। तो यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो गया, डबल हो गया। उस हालत में मोलर मास क्या होगा, आधा मिलेगा। तो जो वैल्यू मिलेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल जो मिला, हम तो लिए थे 10, अब मिला कितना, 20 पार्टिकल्स हो गया, तो ये तो डबल हो गया। तो ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नॉर्मल नहीं होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगा। देखिए द मोलर मास ऑफ KCl, देखिए KCl का मोलर मास कितना होता है, नॉर्मली आप निकालते हैं, K का होता है 39, इसका होता है 35.5। ये हो गया, आप जोड़ते हैं ये 6 7 74.5। नॉर्मल कितना मोलर मास है, नॉर्मल इसका 74.5 है। अब यहाँ अगर हम लेते हैं KCl लेते हैं तो अगर हम इसको डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में तो 1 पार्टिकल से कै गो मिलेगा, 2 आयंस मिल जाएंगे, 2 पार्टिकल्स, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उस हालत में मोलर मास क्या मिलेगा, उसका आधा मिलता है। तो द मोलर मास ऑफ KCl विल बी क्या होगा, विल बी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर डबल हो गया उस हालत में, यहाँ पर K से लिए हैं, तो मोलर मास क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो द मोलर मास ऑफ KCl विल बी हाफ नॉर्मल वैल्यू, हाफ ऑफ नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू कितना है, 74.5 है, इसका आधा मिलेगा। अगर फॉर्मूले में रख कर हम निकालते हैं तो यहाँ KCl का मोलर मास इसका आधा मिलेगा, इसका आधा डिवाइड कर देते हैं 0.5 से 2 से, तो ये हो गया 3 हो गया, 7 हो गया, और ये जो है 0.25। तो ये वैल्यू यहाँ पर जो है मोलर मास KCl विल बी हाफ ऑफ नॉर्मल वैल्यू, डेट इज कितना मिलेगा, 37.25, यानी 74.5 का क्या मिलेगा, आधा मिला। अब ये जो वैल्यू हुआ ये तो नॉर्मल वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये जो वैल्यू हुआ वो क्या होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास इसको कहेंगे, इर्रेगुलर। अब KCl का मोलर मास तो आप तो जानते हैं कि 74.5 होता है, 74.5। लेकिन अगर इस तरह के अगर सल्यूट हम ले लिए हैं, अगर पानी में डिजॉल्व कर दिए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गया। उस हालत में मोलर मास जो मिलता है वो कितना, 37.25 मिलेगा। बताइए ये तो वैल्यू नहीं होता है KCl का मोलर मास, तो एबनॉर्मल वैल्यू मिलेगा। जो एक्चुअल वैल्यू से क्या होगा, अंतर होगा, या तो दुगुना हो जाएगा, या 3 गुना हो जाएगा, या हाफ आधा हो जाएगा, या 1/3 हो जाएगा, जैसा हो। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ये 3 गुना होगा तो 1/3 हो जाएगा, ये 4 गुना होगा तो 1/4 मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा, इस तरह करके। तो यहाँ पर ये 1 से 2 मिल रहा है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डबल हो गया वो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ। उस हालत में मोलर मास जो क्या होगा, क्या मिलेगा,
आधा होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दुगुना होगा तो ये क्या मिलेगा, आधा मिलेगा। तो उस हालत में अगर हम मोलर मास निकालते हैं KCl का फॉर्मूले में रखकर डेल TB डेल TF या पाई या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में फॉर्मूले में रख कर निकालते हैं तो आपको मिलेगा 37.25। तो ये तो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो ये वैल्यू जो हुआ कौन सा होगा, ऑब्जर्व मोलर मास हुआ। अगर आइए देखते हैं, अगर एसोसिएशन होता है तो क्या कौन सी घटना घटती है। एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट का एसोसिएशन हो। एसोसिएशन मीन्स होगा जुटना। देखिए अगर जो है सॉल्वेंट यहाँ चेंज करना पड़ेगा। एसिटिक एसिड अगर हम लेते हैं, एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो ये क्या होता है, ये एक मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है। बिगर मॉलिक्यूल बनता है डबल। ये एक से लिए 2 अब मिला कितना, 1। यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स का हो गया, आधा हो रहा है। अगर 2 मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड लेते हैं C6H5COH लिए, तो ये जो है C6H5 ये दोनों जुटकर 2 मॉलिक्यूल जुटकर एक बन जाता है। कहने का मकसद है कि 10 मॉलिक्यूल लेंगे, 10 मॉलिक्यूल लेकर हम डिजल्व कर रहे हैं पानी में। पानी नहीं, सॉल्वेंट इसके लिए अलग होगा। अगर पानी होगा तो डिसोसिएशन हो जाएगा। अगर बेंजीन सॉल्वेंट ले लेते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है वो एसोसिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्वेंट चेंज करना पड़ेगा। तो ये एसोसिएट कर दिया। कहने का मकसद है कि 2 लिए क्या हुआ, 1 हो गया। 10 लेंगे मिलेगा 5। अब जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो लिए तो 10, अगर डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में मिला कितना, 5। तो यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, घट गया, आधा हो गया। जो भी वैल्यू हम निकालते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, डेल TB डेल TF, ये नो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है, वो वैल्यू क्या मिलेगा, आधा मिलेगा। तो वो नॉर्मल वैल्यू उसको नहीं बोलेंगे, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसको बोलेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो है 2 लिए 1 हो गया। ये कैसे जुटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड मीन्स हो गया कि एक मॉलिक्यूल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आपस में क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। इस तरह 2 मॉलिक्यूल एक बन जाता है। जैसे देखिए एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखे CH3, ये CO, ये हुआ O, यहाँ H रख देते हैं। दूसरा जो है, दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं CH3C, यहाँ से OH और यहाँ से हम कर दे दो। तो देखिए एक मॉलिक्यूल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरे का हाइड्रोजन, ये बॉन्ड हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। इसका हाइड्रोजन दूसरे का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बताइए यहाँ ये 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ कर क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गया। तो इस हालत में आपने देखा कि यहाँ एसोसिएट कर दिया, मीन्स हो गया कि 2 लिए कितना हो गया, 1 हो गया। 50 लिए जुड़ने के बाद कितना मिलेगा, 25। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल सीधा आधा हो रहा है। तो यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, आधा हो जाएगा। उस हालत में मोलर मास कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एसिटिक एसिड का अगर मोलर मास निकालते हैं, एसिटिक एसिड का आप किसी एटॉमिक वेट को जोड़कर आप निकालिएगा तो इसका कितना आता है, एक्चुअल वैल्यू कितना है, 60 आता है। इसका मोलर मास एक्चुअल कितना होता है, 60 होता है। लेकिन इस हालत में अगर हम जो है यहाँ से हम निकालते हैं कि फॉर्मूले में रखकर अगर मोलर मास निकालते हैं तो उस हालत में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चूंकि आधा हो रहा है तो मोलर मास कितना हो, दुगुना, यानी 60 न मिलकर अगर फॉर्मूले में रखकर अगर मोलर मास निकालते हैं तो वो 60 न मिलकर कितना मिलेगा, वो तो दुगुना हो जाएगा, 120 वैल्यू मिलेगा।
तो 120 जो वैल्यू मिला वो नॉर्मल ना होकर क्या होगा, एबनॉर्मल वैल्यू होगा। यहाँ लिख देते हैं द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड विल बी डबल्ड ऑफ नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू कितना है, 60 होता है, दैट इज 120 आएगा। जो हम फॉर्मूले में रखकर निकालेंगे, जैसे मान लें कि डेल टी बी हम निकालते आता है के बी इंटू मोलर वेट इंटू 1000, अब बाई हो गया मोलिकुलर वेट मोलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये सब वैल्यू। अब देखिए आप यहाँ पर अगर इस तरह का मान लें कि केस होगा एसिडिक है, उस हालत में आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, आप निकालिएगा ना तो वैल्यू जो हो क्या होगा वो कितना होगा, जो वैल्यू एक्चुअल मिलना चाहिए उससे क्या हो जाएगा, आधा मिलेगा। डेल्टा वैल्यू उससे क्या होगा, आधा होगा। अगर मोलर मास अगर हम फॉर्मूले में रख कर निकालते हैं, ये वैल्यू दिया है, सब वैल्यू दिया है, तो उस हालत में मोलर मास निकालेंगे, वो 60 के बजाय कितना मिलेगा, वो 60 के बजाय कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। अब ये वैल्यू क्या होगा, ये ऑब्जॉर्ब मोलर मास होगी, 60 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्यूट का एसोसिएशन हो गया है। तो इस तरह अगर देखिए हमने ये बताने की कोशिश की है इसमें कि सॉल्यूट का अगर डिसोसिएशन हो जाए तो रॉड्स लॉ वहाँ फेल कर जाता है। वहाँ पर एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 न होकर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इस तरह आप देखते हैं कि अगर सॉल्यूट का एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो तो उस हालत में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या तो क्या हो रहा है, आधा हो रहा है या डबल हो रहा है। तो मोलर मास भी क्या हो रहा है, मोलर मास भी चेंज कर रहा है। तो जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू क्या होगा, एबनॉर्मल वैल्यू होता है। यहाँ पर देखिए तो दोनों केस में आपने देखा, डिसोसिएशन में आपने देखा, डिसोसिएशन में वहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, डबल हो गया। अगर एक मॉलिक्यूल 3 आंश में टूट जाता है तो वहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल 4 अंश में टूटता है, जैसे अगर हम ले लेते हैं, अगर AlCl3 हम ले लिए तो यहाँ पर Al3 प्लस और 3Cl माइनस, तो बताइए एक मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल कितना दे रहा है, 4 पार्टिकल्स। अगर इसको हम डिजॉल्व करते हैं तो एक मॉलिक्यूल से कितना हो गया, 4 पार्टिकल्स दे दिया, यानी यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया, 54, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, 54 हो जाएगा। उस हालत में मोलर मास क्या होगा, 1/4 मिलेगा। तो जो वैल्यू आता है इसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद, तो उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और उस हालत में जो मोलर मास जो प्राप्त होता है वो जो होता है ऑब्जर्व मोलर मास या एक्सपेरिमेंटल मोलर मास होता है। वो एक्चुअल वैल्यू नहीं आता, यहाँ चेंज करता है। अब यहाँ देखिए हम यहाँ पर कोशिश के 2 एग्जाम्पल दिए हैं। वहाँ पर आपने देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहीं 2 गुना हो रहा है, कहीं कोलिगेटिव पर 3 गुना हो रहा है, कोलिगेटिव पर आधा हो रहा है। तो ये जो है इसको जो है वांट ऑफ फैक्टर जो है आई जो है ना, ये आपको बता देगा कि वहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना टाइम्स घट रहा है या बढ़ रहा है, कितना गुना बढ़ा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम KCl का केस लिए तो वहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, 2 टाइम्स बढ़ गया, 2 गुना हो गया। अगर एसिटिक एसिड का केस लिए एसोसिएशन हुआ, यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो गया, कितना गुना घट गया, 2 गुना, माने आधा हो गया। तो वांट ऑफ फैक्टर जो आई जो होता है, सिंबल आई होता है, स्मॉल आई होता है, वो अब आपको बता देगा कि कितना गुना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा या घटा, वो आपको बता देगा। जैसे देखिए
तो दिमाग में देखिए बात ये रखिए कि आप अच्छी तरह समझिए कि अगर सल्यूट का एसोसिएशन डिसोसिएशन न होता है तो जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं डेल टी बी डेल टी एफ पाई वो सब नॉर्मल होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मोलर मास निकालते हैं वो सब नॉर्मल मोलर मास होता है। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा तो उस हालत में क्या होता है, एबनॉर्मल वैल्यू प्राप्त होता है। तो उस वैल्यू को ऑब्जर्व एबनॉर्मल या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलिए या मोलर मास कहते हैं। अब यहाँ पर कितना गुना घटेगा कितना गुना बढ़ेगा उसमें वन टॉप फैक्टर आई आपको बता देता है। आई का वैल्यू देकर हम ये बता सकते हैं कि उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दुगुना हुआ या तीन गुना हुआ। यही बताता है वन टॉप फैक्टर, वन टॉप फैक्टर ये स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या बताएगा, अगर देखिए आई, अगर हम आई बराबर अगर 3 लिख देते हैं तो इसका मानी हो गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हो गया, तिगुना हो गया। आई बराबर अगर आता है वैल्यू 2 आ जाता है तो उस हालत में क्या हो गया, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दुगुना हो गया, यानी वहाँ पर डिसोसिएट किया, एक मॉलिक्यूल 2 अंश में टूट गया, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दुगुना हो गया। ये बता देगा नंबर ऑफ पार्टिकल 3 गुना हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो गया, 3 गुना हो गया। अगर आई का वैल्यू कहता है 1/2 तो हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं वहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो गया, आधा हो गया, यानी वहाँ एसोसिएशन हुआ है। तो आई का वैल्यू क्या बताएगा, ये बता देता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना गुना बढ़ा या कितना गुना घटा। तो आई जो है, आई का जो है ये रेशियो होता है, आई बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन बटा नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। अब देखिए हमने लिख दिया है एसोसिएशन डिसोसिएशन मस्ट है। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन यहाँ पर हमने लिखा है, एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कहने का मकसद क्या है कि पहले जो है बिफोर मीन्स क्या होगा, हमने 10 पार्टिकल्स लिया, वो बिफोर हुआ, अब उसको हमने डिजॉल्व कर दिया सॉल्वेंट में, तो उसके बाद जो है कहता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन के बाद कितना। जैसे नंबर ऑफ मोल्स मीन्स हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक मोल में n पार्टिकल्स होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ता है। तो हम इसको और में लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एसोसिएशन या डिसोसिएशन। अब बाई हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। नंबर ऑफ मोल्स मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये किस पर डिपेंड करता है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन मीन्स हुआ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आफ्टर एसोसिएशन, पूरा लिख देते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन।
बाय, ये सब आई का वैल्यू जो है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, तो यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। हमने लिख दिया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यहाँ पर भी लिख दिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। नंबर ऑफ मोल्स मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन, जहाँ एसोसिएशन होगा अभी हम बताएं और डिसोसिएशन होगा तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, वहाँ पर अगर एसोसिएशन होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, घटेगा। डिसोसिएशन होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, तो वहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, एसोसिएशन पर घटेगा, डिसोसिएशन पर बढ़ेगा। तो वो जो वैल्यू होता है एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, नॉर्मल ना होकर क्या होता है, एबनॉर्मल होता है, यानी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कहते हैं। तो इस हालत में हम लिख सकते हैं कि आई बराबर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन मीन्स हो गया ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय, और डिसोसिएशन एसोसिएशन से पहले, तो माने पहले मीन्स क्या होगा, जितना लिए हैं 10 लिए हैं तो 10 से हमको मिलेगा, 10 लेंगे तो मिल गया कितना, तो अगर डिसोसिएशन होगा तो 20 मिल गया। तो टूटने के बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हो गया, लेकिन हमने एक्चुअल वैल्यू कितना 10 लिए थे टूटने या जुटने से पहले, तो वो क्या वैल्यू होगा, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। तो ये आपका क्या मिला, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस हालत में देखिए शॉर्ट फॉर्म में आ गया ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई बराबर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, तो हम इसको लिख सकते हैं कि उल्टा हो जाएगा नॉर्मल मोलर मास बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स हो गया, इसका रिवर्स हो जाएगा, क्या होगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। देखिए ये आप जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 मोलर मास होता है। इन्वर्सली होता है, तो यहाँ ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो नीचे आ जाएगा ऑब्जर्व मोलर मास आ जाएगा। नीचे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो ये उल्टेगा तो ऊपर में आ जाएगा नॉर्मल मोलर मास। तो आई बराबर आ गया ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व मोलर मास। देखिए आई का वैल्यू जो है, आई का वैल्यू यहाँ पर देखते हैं। देखिए अगर हम लिए थे, अगर हम KCl लिए थे तो यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो गया, दुगुना हो गया, यानी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर हम देखिए अगर यहाँ KCl 10 मॉलिक्यूल लेते हैं तो कितना मिल गया, 20 पार्टिकल्स में टूटा, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना हो गया, 20 टूटने के बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 20, वो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हुआ, और टूटने से पहले कितना लिए थे, 10 लिए थे, वो 20 में चेंज कर गया। तो इस हालत में आई का वैल्यू कितना हो गया, 2। तो आई यहाँ आई का वैल्यू 2 हो गया, तो इसका मानी हो गया कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो गया, दुगुना हो गया। 10 था और टूटने के बाद 20 हो गया, तो यहाँ पर जो है 10 लिए थे नॉर्मल जो है आपका जो है हम 10 पार्टिकल्स लिए थे और टूटने के बाद 20 हो गया, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना हो गया, 20। अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो इस हालत में कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मानी हो गया कि ये कह रहा है कि यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितना हो गया, दुगना हो गया।
ऐसे भी आपको पता है कि अगर डिसोसिएशन होता है, अगर एक मॉलिक्यूल दो पार्टिकल्स में चेंज कर देता है, एक पार्टिकल दो पार्टिकल्स में, तो वहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है। यहाँ पर वही चीज़ बता दिया, आई का वैल्यू 2 हो गया, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या हो गया, क्या हो रहा है, दुगुना प्राप्त होगा, दुगुना मिलेगा। उस हालत में मोलर मास भी क्या होगा, चेंज कर देता है। अब यहाँ से देखिए आई का जो वैल्यू आ गया, तो आई तो ये आपको बता देगा, आई के जो वैल्यू हो गया उस हालत में बताया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना टाइम्स घट गया, कितना टाइम्स क्या हो गया, बढ़ गया, कितना टाइम्स घट गया, ये बता रहा है। तो इस हालत में हम लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये बराबर होगा आई इंटू यानी नॉर्मल, यानी कैलकुलेटेड नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सा होगा, जैसे PO माइनस PS बाई PO, डेल TB, डेल TF, ये पाई हो गया। तो जो देखिए इसमें हम इसका वैल्यू जो आता है उसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो वैल्यू मिलता है वो कौन सा होगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। यानी आई इंटू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसमें होगा आई इंटू क्या आता है, KB इंटू मोलालिटी। इसमें आई इंटू इसमें होता है KF इंटू मोलालिटी। इसमें आपका आ गया पाई बराबर क्या होगा, आई इंटू CRT। ये आप देखिए ये जो वैल्यू सब क्या है, ये ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कब, जब उसमें हम आई से वैल्यू में मल्टीप्लाई करते देते हैं। अगर देखिए ये दोनों वैल्यू सेम कब होगा, जब आई का वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए। आई का वैल्यू 1 कब होगा, हम 10 मॉलिक्यूल लिए, तब यहाँ आई का वैल्यू होता है टूटने के बाद, टूटने से पहले हमने 10 लिया, 10 मॉलिक्यूल लिए। अब उसका एसोसिएशन डिसोसिएट ना हो, यानी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने के बाद वो ना टूटता है ना जुड़ता है, यानी 10 लिया, 10 मौजूद है, टूटने के बाद भी 10 है, और टूटने से पहले हम तो 10 लिए थे। उस हालत में कितना हो गया, 1। तो आई 1 कब होगा, जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन न हो। अगर आई 1 हो गया तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों क्या होगा, सेम होगा। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है उस हालत में आई का वैल्यू यहाँ आएगा, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू डिफर होगा। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ तो वांट ऑफ फैक्टर का जो आई ये बता देगा कि कितना गुना प्रॉपर्टी जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा या घटा, ये बता रहा है। अगर देखिए अब यहाँ हम निकालने जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो उसमें रिलेशन जो है, उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट आता है तो उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन अल्फा टर्म आता है। तो इसमें हम रिलेशन निकाल रहे हैं अल्फा एंड आई में। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई। तो अल्फा आई तो समझते वांट ऑफ फैक्टर है, ये क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। अल्फा क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। इसमें हम निकालते हैं जनरल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा का वैल्यू जो है निकाला जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 आ जाता है। इसमें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये आपका हो गया अल्फ़ा। अब अल्फ़ा और आई में क्या रिलेशन है, अब दोनों का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें अल्फ़ा और आई में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन की मदद से अल्फ़ा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो आई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आई निकल जाएगा तो उस हालत में हम जो है मोलर मास हुआ या कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हुआ उसको हम निकाल सकते हैं। देखिए ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कहता है, हम लेकर चल रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये अल्फ़ा हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा या डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम निकाल रहे हैं इसमें दोनों में क्या रिलेशन होता है, दोनों का वैल्यू हम कैसे, ये कन्फ्यूजन ना हो। हम अल्फ़ा की वैल्यू एक एग्जाम्पल के जरिए निकालेंगे, आई का वैल्यू भी हम दोनों वहाँ पर दिखाएंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड पर मोल इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड पर मोल इलेक्ट्रोलाइट। हम जो है 5 मोल 10 मोल 20 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ले लें। अब वो कै हमको निकालना है कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट कितना मोल वो डिसोसिएट करेगा, हमको एक में निकालना है। अगर हम 10 मोल ले लिए, 5 मोल डिसोसिएट कर गया तो हम 1 मोल में निकालेंगे कि 1 मोल कितना डिसोसिएट किया। ये फ्रैक्शन होता है 1 पार्ट बाई टोटल पार्ट, मोल कॉन्सेप्ट में बताए थे। हम 1 पार्ट में निकालते हैं। हमने ले लिया, जैसे ले लिया 20 मोल ले लिए, कोई यूनिक इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसमें से वो 5 मोल डिसोसिएट किया। 20 मोल लिए तो 100% तो डिसोसिएशन नहीं होगा, उसमें से कुछ कम डिसोसिएशन होगा, 2%, 10%, 20% डिसोसिएशन होता है। तो 20 मोल लिए और उसमें से 5 मोल डिसोसिएट किया, तो ये कहता है कि 1 मोल, अगर 1 मोल में कितना डिसोसिएट करेगा तो ये कितना होगा, 5/20 आ जाएगा। यही हो गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू हो गया। तो ये हो गया 5 हो गया नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, माने इतना टूटा, अब बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। हमने कितना लिया, 20 मोल लिया, उसमें से टूटा कितना, 5 मोल। इसी वैल्यू के आधार पर अल्फ़ा और आई दोनों का वैल्यू हम एक एग्जांपल के जरिए निकाल कर आपको बताते हैं। देखिए अल्फ़ा हमको निकालना है, 1 मोल के लिए निकालना पड़ेगा, 1 मोल के लिए। तो 1 मोल में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या मिला, अगर 20 मोल हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसमें 5 मोल अगर डिसोसिएट किया तो 1 मोल के लिए निकालेंगे तो 1 मोल कितना टूटेगा, 5/20 यानी 1/4। यही अल्फ़ा का वैल्यू हो गया। तो ये 5 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, ये नंबर ऑफ मोल्स माने कितना टूटा डिसोसिएटेड। वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो 100% टूटता नहीं है, बहुत कम डिसोसिएशन होता है। अगर पानी में डिजल्व करते हैं तो बहुत कम टूटता है। तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, हमने कितना लिया है और कितना उसमें से टूटा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ये अल्फ़ा का फॉर्मूला हो गई। अब आइए जरा इस हालत में आई और अल्फ़ा के बारे में समझा जाए यहाँ पर। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 मोल हमने लिया, हमने तो कितना लिया, हमने 10 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई लिया, 10 मोल। तो 10 मोल में टूटा कितना, हम मान कर चलते हैं कि 5 मोल वो टूटा। 5 मोल क्या हो गया, डिसोसिएट कर गया आयन में। अब 5 मोल क्या होगा, ज्यों का त्यों
बचा है। हमने जो है किसी सॉल्वेंट में हमने 10 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो 10 के 10 मोल तो टूटेगा नहीं। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो जितना लेंगे उतना टूटेगा नहीं, बहुत कम टूटता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो जितना लेंगे टोटल के टोटल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ली है किसी सॉल्वेंट में हम ले लेते हैं, तो इसमें से कहता है कि 5 मोल टूटा, तो हमको 1 मोल के लिए निकालना पड़ेगा। तो 1 मोल अगर इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लेते हैं वीक, तो कितना डिसोसिएट करेगा, तो हम कैसे निकालेंगे, 5/10 इतना ही ना निकलेगा। यही वैल्यू क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू हो गया। अब इसको मोटा मोटी आई समझने के, आई का वैल्यू कितना होगा, आई कितना वैल्यू होगा, तो यहाँ पर रफली हम समझाते हैं कि आई का वैल्यू कितना होगा। ये कहता, आई कहता है कि टूटने के बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और टूटने से पहले, तो टूटने से पहले तो हम तो कितना लिए थे, 10, और टूटने के बाद कितना मोल्स होगा पार्टिकल्स का। तो अब यहाँ पर जरा सोचिए कि 10 लिए, अब 5 को क्या हो, अगर हम एसिटिक एसिड 10 मोल ले ले, तो 10 मोल ले रहे हैं, उसमें 5 मोल टूटा, तो 5 मोल टूटा, तो 5 मोल एसिटिक एसिड तो ज्यों कहते हैं बचा है, 5 मोल बचा है। अब प्लस अब 5 को टूटा है तो कितना मोल सुम मिला, 5 मोल से डबल हो रहा है, एक मोल से 2 मोल प्राप्त हो रहा है, तो 5 मोल से कितना 10, तो ये हो गया 10 बटा, और टूटने से पहले हम कितना लिए थे 10, तो ये आपका हुआ आई का वैल्यू हुआ 15/10। थोड़ा से समझिए, आई कहता है कि टूटने के बाद नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हम मोल में लिए हैं, मोल पार्टिकल एक ही है, तो टूटने के बाद तब 10 हम लिए 10, टोटल मोल्स कितना है 10, और उसमें से 5 टूटा, तो 5 टूटा तो वो तो हो गया 10, दुगना हो रहा है। अब 5 गो अनडिसोसिएटेड है, ज्यों का त्यों बचा है, तो 5 प्लस जो टूटा 5 गो, तो वो तो हो गया 1 से 2 हो रहा है, तो 5 से कितना हो गया 10 हो गया। तो ये आई हुआ। ये अल्फा क्या कह रहा है, अल्फा ये कह रहा है कितना टूट गया, तो हमने कितना टूट गया 5, और कितना माने लिए थे तो 10, तो ये कितना वैल्यू हो गया 5/10, ये अल्फा हुआ। आई हुआ लमसम जो है 15/10 ऐसे। तो ये रफली समझाने का तरीका हुआ अल्फा और आई में अंतर क्या है, ये दोनों में क्या रिलेशन है। तो आई कहता है कि आई का वैल्यू जो अभी पिरगुहान टॉप फाइटर में पढ़े है, टूटने के बाद नंबर ऑफ मोल्स, तो टूटने के बाद कितना हो गया 10 मोल लिए थे टूटने से पहले, 10 मोल हम लिए थे, और टूटने के बाद कितना, तो 5 गो, तो 5 गो टूटा, तो 5 गो तो अनडिसोसिएटेड है, अब 5 गो टूटा तो 5 का हो गया 10 मोल में चेंज कर गया, तो ये 10 और टोटल को जोड़ दिए बाई 10 यानी 15/10। इस तरह आई और अल्फा ये रफली समझाने का तरीका आपको बताया है इसमें कि अल्फा और आई क्या है, हम कैसे समझ सकते हैं। ये आपका हो गया अल्फा का वैल्यू हम निकालते हैं। आइए अगर देखिए अल्फा और आई, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो अल्फा और आई कितना आएगा। अगर हम ले लेते हैं, अगर 10 मॉलिक्यूल HCl ले लेते हैं 10, तो 10 ले लिए, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 10 लेंगे 200 टूट जाएगा, 10 मोल लिए 200 मोल टूट जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड कितना हो गया 10, और लिए थे कितना 10, तो सारा कितना, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हो गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यहां पर देखिए आई कितना हो गया 10 मोल लिए टूटने से पहले 10 मोल, और टूटने के बाद 10 मोल, तो दुगुना हो जाएगा 20 मोल हो जाएगा, क्योंकि ये HCl टूटेगा, एक HCl
1 मोल, ये 2 मोल, 2 मोल न हो जाएगा, ये 2 मोल है, ये क्या है 1 मोल है। तो आई का वैल्यू कितना, टूटने के बाद नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 1 से 2, तो 10 से कितना हो गया 20, तो यहाँ पर आई का वैल्यू कितना हो गया 2, अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 1। तो अल्फा कहता है कितना टूटा, तो 10 को टूटने से पहले कितना 10 लिए थे, कितना 10 टूट गया तो 1 हो गया। आई का वैल्यू क्या कहता है, टूटने से पहले 10 लिए थे, अगर डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या हो गया 1 से 2 बन गया, तो यानी 10 मोल लेंगे तो वो 20 मोल बन जाएगा, टूटने के बाद 20, टूटने से पहले 10, तो ये आई का वैल्यू कितना हो गया 2। इस तरह आप समझ सकते हैं। और अल्फा और आई में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा या डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, दोनों का सिंबल एक ही होता है। ऐसे आप अल्फा आई में डिफरेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें हम अल्फ़ा हम निकालेंगे, आई निकालते हैं, दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे निकलेगा उसी में हम निकालते हैं। आइए, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लेते हैं तो इसमें जो है आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट केमिकल इक्विलिब्रियम का कुछ नॉलेज होना चाहिए, वहाँ पर आई और अल्फ़ा में कैसे रिलेशन होगा। तो अल्फ़ा जहाँ आएगा वहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तभी डिग्री ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू आता है। तो उस हालत में केमिकल इक्विलिब्रियम का कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चल रहा है। अगर हम देखिए एसिटिक एसिड, अगर एक और सॉल्यूशन लेते हैं तो ये टूटता है, तो चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये इक्विलिब्रियम में आता है, वन वे नहीं होता है, बोथ वे होता है। तो ये टूटेगा तो क्या होगा, एसीटेट आयन बनेगा माइनस, इस पर क्या होगा H प्लस प्लस। तो यहाँ लिखा जाता है इनिशियल मोल हमने शुरू में कितना लिया, तो ये जितना है ये दिखाई दे रहा है 1 है, नहीं है तो 1 है, यानी ये 1 मोल है, 1 मोल। तो शुरुआत में इनिशियल टी इसको 0 पर, शुरुआत में तो ये बना नहीं होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना होगा 0 0। तुरंत क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इक्विलिब्रियम आने के मकसद क्या है कि कुछ इसका टूटता है, टूटने के बाद ये आयंस में, अब ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, अगर एक मोलिक्यूल्स अगर आयन में टूटेगा तो फिर आयंस क्या होगा जुट के एक मोलिक्यूल बन जाएगा। ये प्रोसेस चलते रहता है। तो इसका माने हो गया कि ये भी होगा इक्विलिब्रियम पर और ये भी होगा। तो टूटने के बाद जो ये होगा वो अनडिसोसिएटेड होगा। अब देखिए इक्विलिब्रियम मोल, ये तो 100% टूटा नहीं है, ये तो बचा है, कुछ टूटा है और बाकी तो अनडिसोसिएटेड है ज्यों का। तब टोटल कितना है 1 है, कितना टूट गया हम मान लेते हैं अल्फा निकल गया, अल्फा टूट गया 1 माइनस अल्फा, तो ये बनेगा कितना, ये भी क्या है अल्फा बनेगा, ये भी क्या है अल्फा बनेगा। अब इसको कैसे हम समझते हैं जरा देखिए कैसे इसको लिखा जाता है। जैसे आप देखिए इसको लिखने का तरीका, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 2NH3 अगर ले, ये गैसेस अवस्था में है, तो ये क्या देगा N2 + 3H2 देता है। हम जानबूझ कर लिए हैं कि 2, तो ये कै मोल है, ये देखिए 2 मोल है, ये कै मोल है 1 मोल है, ये कै मोल है 3 मोल। तो हम कैसे लिखते हैं, इनिशियल मोल अगर लिखा जाता है टी स्क्वायर जो तो 2 है तो 2 मोल लिखेंगे, ये तो बाना नहीं होगा तो 0 0 लिख देते हैं। और टी इक्विलिब्रियम पर अगर निकालते हैं तो क्या तरीका होगा, देखिए 2 ये जैसा है वो लिखेंगे, और 2 मोल है तो दुगुना डिसोसिएशन होगा तो 2 अल्फा लिखेंगे। कितना लिखेंगे 2 माइनस 2 अल्फा, तो है 2 जो है ना यहाँ पर आएगा। अगर 1 होगा तो 1 अल्फा, 3 होगा तो 3 अल्फा लिखेंगे। NH3 टूटा है तो चूंकि 2 मोल है तो दुगुना न टूटेगा, 2 माइनस 2 अल्फा।
अब यहाँ पर देखें ये कितना बनेगा, 1 मोल है तो 1 अल्फा हम लिखेंगे, या 3 है तो क्या होगा 3 अल्फा लिखेंगे। ये लिखने का तरीका होता है, ये 3 है तो 3 लिखेंगे, या 1 है तो 1 अल्फा लिखते हैं। तो यहाँ जय मोल होगा उतना ही यहाँ लिखेंगे, जय मोल ये बनेगा उतना अल्फा होगा, ये 3 है तो 3 अल्फा जितना होगा, यह लिखने का तरीका है। अब यहाँ पर देखिए ये हमने लिख दिया 1 है, ये है 1 मोल है, ये 0 0 लगेगा। 1 माइनस 1 मोल है तो 1 अल्फा, ये 1 मोल है तो 1 अल्फा, 1 मोल है तो 1 अल्फा, ये लिखे। अब आइए देखिए हमने तो अल्फा हम यहाँ लिखे, आई हम निकालते हैं, आई क्या करता है, अब आई हम निकालते हैं कि आई का वैल्यू कितना होगा, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या कहता है, रेशियो होता है टूटने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब बताइए एक वेसल में हम लिए हैं एसिटिक एसिड लिए हैं, तो उसमें अनडिसोसिएटेड कितना है, 1 माइनस अल्फा है। अगर यहाँ पर एसिटिक एसिड हम ले रहे हैं एसिटिक एसिड, तो ये टूटा है एसिटेट आयन प्लस H प्लस, यही है। तो ये तो बचा है, ये कितना बचा है 1 माइनस अल्फा, ये कितना बना है अल्फा, ये भी कितना अल्फा। तो टूटने के बाद नंबर ऑफ मोल्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूरा को हम जोड़ते हैं एक वेसल में, तो ये तो बचा है 1 माइनस अल्फा अनडिसोसिएटेड बचा है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स टूटने के बाद। तो टूटने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा एक वेसल में, कितना होगा 1 माइनस अल्फा। ये टूटने से पहले ये तो मौजूद है, ये तो टूटा नहीं है, और क्या है अल्फा प्लस अल्फा। इसका मानी हुआ टूटने के बाद कितना नंबर ऑफ मोल्स उस वेसल में है, तो अनडिसोसिएटेड 1 माइनस अल्फा, और जो टूटा है अल्फा अल्फा सबको जोड़ देंगे। और टूटने के क्या होता है डिसोसिएशन के पहले, तो पहले हम कितना 1 मोल लिए थे, 1 मोल ये लिए हैं 1 मोल, तो इस हालत में कितना हो जाएगा 1। तो ये कट जाएगा आपको, माइनस अल्फा है ये अल्फा कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितना होगा, आई का वैल्यू कितना होगा 1 प्लस अल्फा। देखिए ये रिलेशन हुआ आई और अल्फा में 1 प्लस अल्फा। अब देखिए हम एक फॉर्मूला का रूप देते हैं कि अगर if one molecule gives n ions on dissociation, one molecule gives n ions on dissociation, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा I बराबर कितना होगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ये देखिए वेर n बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल्स माने आयंस प्रोड्यूस्ड from 1 mole solute। तो n क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स कितना आयंस बना, अगर 1 मोल सोल्यूट लेते हैं 1 मोल होते हैं तो कितना आयंस बना उसकी संख्या यह हुआ। जैसे 1 मोल हम ले लिए, ये 1 मोल एसिटिक एसिड 1 मोल लिए तो 2 आयंस में डिवाइड कर गया, 2 आयंस में टूटा, तो n का वैल्यू 1 मोल से कई मोल मिल गया 2 मोल्स मिल गया, आयंस मिल गया, तो वहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1 अल्फा, यानी कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 मोल 2 मोल आयंस में टूटता है 2 मोल्स, तो यहाँ पर कितना हुआ ये वो कम हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर आया है 1 प्लस अल्फा।
माने 2 आयंस में क्या होगा, 2 मोल्स आयंस प्रोड्यूस हुआ है। 1 मोल अगर सल्यूट लिए हैं तो कितना हुआ है, 2 मोल्स आयंस प्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पर एगो कम रखे हैं, तो 2 क्या हो, 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा, तो 1 + अल्फा। इसी के आधार पर चूँकि 2 है तो यहाँ पर 1 आया है। उसी तरह अगर एक मोलिक्यूल n आयंस में टूटता है तो एगो कम करेंगे, तो 1 + n - 1 अल्फा। तो I का वैल्यू एक जनरल हो गया कि यहाँ पर I बराबर 1 + n - 1 अल्फा। अगर एक मोल सल्यूट अगर 3 आयंस में टूटता है तो n का वैल्यू 3 रखेंगे, तो कितना, 1 + 2 अल्फा। ये क्वेश्चन इस पर हम दे रहे हैं, बता रहे हैं, फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द वांट ऑफ फैक्टर I फॉर aqueous solution of sodium sulfate will be होगा। इसमें A में दिया है 1 + अल्फा, B में 1 - अल्फा, C में हो गया I का वैल्यू 1 + 2 अल्फा, और D हमने दिया है 1 - 2 अल्फा। अब कितना वैल्यू होगा, तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम देख सकते हैं। देखिए 2 तरीके से हम दे सकते हैं। एक देखिए इसका आंसर हम निकाल रहे हैं, पहले इसको हम देख रहे हैं, तोड़ते हैं, Na2SO4, इसको अलग अलग करते हैं तो क्या मिलेगा, 2Na + SO4 2 - 4 सेपरेशन मोल कंसेप्ट में देख सकते हैं। तो बताइए ये 1 मोल है, 1 मोल, आई कै मोल है, 2 1, ये 3 मोल्स। तो 1 मोल कै मोल्स में टूटा, 3 मोल्स में है, तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो गया, 3। यहाँ पर 1 मोल लिए है तो कितना मोल्स ये आयंस बना है, तो 3 मोल आयंस में टूटा है, तो इनका वैल्यू 3 हो गया। तो I का वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं 1 + 3 - 1 अल्फा। तो इसका वैल्यू क्या, 1 + 2 अल्फा। ये आपका आंसर होगा, 1 + 2 अल्फा। ये आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, दूसरे तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं, जैसे Na2SO4, अगर इसको हम निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा, 2Na + SO4 2 - अब देखिए इनिशियल मोल, तो ये 1 मोल है, इनिशियल मोल कितना निकाला है, 1 मोल, शुरू में तो बना नहीं होगा। अब जो है इक्विलिब्रियम मोल, T माने क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर हम निकाल रहे हैं, तो ये कितना होगा, 1 - 1 है तो 1 अल्फा, 1 - अल्फा, ये 2 मोल है 2 अल्फा, 1 है तो 1 अल्फा। तो I का वैल्यू हम क्या निकालते हैं, I क्या कहता है, टूटने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या 1 - अल्फा + 2 अल्फा + अल्फा, टूटने के बाद यही नंबर ऑफ मोल्स है, और टूटने से पहले मोल्स कितना 1, तो ये हो जाएगा, और ये कट गया, तो 1 + 2 अल्फा आ गया आंसर। I का वैल्यू कितना आ गया, I का वैल्यू आ गया 1 + 2 अल्फा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, या फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। आइए अब चलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जहाँ एसोसिएशन हो गई अल्फा का वैल्यू, तो इस हालत में देखिए अल्फा जो होता है नंबर ऑफ मोल्स, वही नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, कितना एसोसिएट किया बटा हमने टोटल मोल्स हमने कितना लिया, टोटल मोल्स टेकन हमने कितना लिया और कितना एसोसिएट किया उस हालत में। देखिए आइए इसका क्या आएगा एसोसिएशन के केस में, आई और अल्फा में क्या रिलेशन होगा। तो आपने देखा
देखा कि डिसोसिएशन में क्या रिलेशन हुआ आई का, तो आई बराबर क्या होगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा। ये इस डिसोसिएशन के केस में आया है। एसोसिएशन में देखिए अल्फ़ा और आई में क्या रिलेशन होता है। मान करते हैं कि ये n मॉलिक्यूल्स हैं, ये n मॉलिक्यूल्स जुट के एक मॉलिक्यूल बन जाता है AN, ये एक मॉलिक्यूल बन गया 1 मॉलिक्यूल। n मॉलिक्यूल्स लिए और वो आपस में जुट के एक मॉलिक्यूल बन गया, ये एक मॉलिक्यूल बन गया, तो इसको हटा देते हैं एक मॉलिक्यूल। इनिशियल मोल, केमिकल इक्विलिब्रियम चलते हैं इनिशियल मोल। अब बताइए कै मोल है, n मोल्स है। शुरुआत में तो जुटा नहीं होगा तो ये कितना होगा 0। इक्विलिब्रियम मोल। अब देखिए n है, n है ना, तो यहाँ पर क्या लेंगे माइनस n अल्फा लिखेंगे। n है कितना निकल गया, जुट गया, जुट कर निकल गया, तो n में से घटा गया, जय मोल होगा उतना अल्फा होगा n अल्फा। ये कितना होगा 1 है तो अल्फा। तो जुटने के बाद अब आई का वैल्यू हम निकालते हैं, तो आई क्या करता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, जुटने के बाद। तो जुटने के बाद कितना है, तो ये तो बचा है, ये तो जुटने के बाद ये बचा है, इतना जुटा है। तो इसमें जुटने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे n माइनस n अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। और शुरुआत में कितने थे, जुटने से पहले हमने कितना लिया था n मोल्स लिए थे n। नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स, तो ये जो है कितना है, तो ये बचा है और ये टूटा है, जुटा है, तो दोनों को जोड़ दिए टोटल हो गया। और एसोसिएशन से पहले नंबर ऑफ मोल्स कितना लिए थे, n मोल्स लिए थे, n को हमने रख दिया। अब इसमें रिलेशन क्या आएगा, हम n से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n से डिवाइड कर दिए। इसमें भी कर दे तो 1 आ गया, इसमें किए तो अल्फ़ा हो गया, n कर गया, ये अल्फ़ा बाई n आ गया। हम इसको और थोड़ा सा तब्दीली करते हैं, 1 प्लस अल्फ़ा बाई n माइनस अल्फ़ा कर देते हैं। अब अल्फ़ा हम कॉमन ले लेते हैं, तो i बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस, अगर अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं तो क्या 1/n माइनस 1 अल्फ़ा हो जाएगा, ये ना होगा। अब बटा नीचे कितना आएगा 1, इसमें भी बटा कितना आ जाएगा 1 तो रहेगा। ये दिखाने के लिए दिखा देते हैं 1 है, फिर इसको जो है हाँ 1 है, तो अभी इसमें जो है हम इसको ऐसे कर दे 1, इसको पहले लिखते हैं 1 प्लस अल्फ़ा बाई n माइनस अल्फ़ा बटा कितना हो गया 1। तो यहाँ पर देखिए ये आई का वैल्यू कितना होगा, हम जो है कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस n माइनस 1 अल्फ़ा, अब बटा क्या हो गया 1। तो ये आई का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर आई का वैल्यू होगा, अगर एसोसिएशन होता है तो आई बराबर क्या होगा 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 अल्फ़ा, अब बटा क्या हो गया 1। ये आई का वैल्यू एसोसिएशन के केस में। और डिसोसिएशन के केस में क्या था 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा। अगर हम देख लेंगे क्वेश्चन में एसोसिएशन होता है कि डिसोसिएशन होता है, उसमें वैल्यू सब दिया रहेगा, तो आई का वैल्यू अल्फ़ा का वैल्यू मालूम है, तो आई का वैल्यू हम निकाल लेंगे उससे। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा उसको अनुसार सॉल्व किया जाएगा। विद्यार्थियों, आने वाला क्लास में हम इसमें न्यूमेरिकल बहुत से बनेगा, हो सकता है कि एक से ज़्यादा क्लास इसमें लगे, हम इसको पर क्वेश्चन बनाएंगे, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। दिमाग में रखना है बात यही है
कि अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन क्वेश्चन में कहेगा तो आप समझ लीजिए कि क्या है, वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है कि नहीं। एबनॉर्मल में अल्फ़ा टर्म आएगा, आई आएगा, ये सब वैल्यू उसमें निकालना होगा या गिवन में दिया होगा। रॉड्स लॉ का जो फार्मूला है वहाँ पर आएगा, तो जो वैल्यू मिलेगा एबनॉर्मल, तो जैसा कहेगा अल्फ़ा निकालने का भी तरीका मालूम हो गया, आई निकालने का तरीका मालूम हो गया। अब जैसे क्वेश्चन हम बताएंगे और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता है। वहाँ पर जाकर पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे किसी भी क्वेश्चन को। आप डिसोसिएशन के केस में आपने देखा, डिसोसिएशन होता है तो आई का वैल्यू होता है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा। ये डिसोसिएशन का केस है। ये एसोसिएशन के केस में इतना आया। अगर देखिए, अगर देता है कि LCl3 के में आई का वैल्यू निकालिए, तो आप आसानी से क्या करते हैं कि इसको 4 सेपरेशन कीजिए, 3 प्लस 3Cl माइनस। यहाँ पर बताइए n का वैल्यू कितना हो गया 4, तो आई का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। आई का वैल्यू कितना 1 प्लस 4 माइनस 1 यानी 3 अल्फ़ा। अगर हम रहता है L2SO4 होल 3, इसमें आई का वैल्यू कितना मिलेगा, 4 सेपरेशन कीजिए, 2L3 प्लस SO4 3SO4 2 माइनस, तो कितना मिला बताइए। एन का वैल्यू 2 3, एन का वैल्यू कितना का 5 मोल से दिया है। 1 मोल कितना आयंस दिया है, कई मोल आयंस दिया है, कई मोल आयंस में मान प्रोड्यूस किया है, 5 मोल आयंस प्रोड्यूस किया है, तो इनका वैल्यू 5। तो आई का वैल्यू इसमें हम रख, आई का वैल्यू इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, कितना 1 प्लस 5 माइनस 1 यानी 4 अल्फ़ा। ये आपका जो है आंसर हुआ। तो आप ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह का देता है तो आई का वैल्यू हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।